अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने ये देखा कि फंक्शन क्या होता है, फिर उसके डोमेन और रेंज को डिटेल से पढ़ा, फिर उसके बाद हमने फंक्शन के टाइप्स को डिस्कस किया, फिर फंक्शन में वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो काफ़ी चीज़ों को हमने डिटेल से वहाँ पे डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ के हवाले से, यानी आज की एक्सरसाइज में जो हम सिंप्लीफाई करेंगे वो टोटली ग्राफ को ही सिंप्लीफाई करेंगे कि ग्राफ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ग्राफ कैसे ड्रा किए जाते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज फाइंड की जाती हैं, यानी इमेजेस और प्री इमेजेस की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वो है ग्राफ। अब ग्राफ के लिए जरूरी क्या है, पहली चीज वो समझ लें। तो ग्राफ जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। अब इसके कुछ दो तीन नाम है, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इसको प्लेन के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा इसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से भी इसको याद रखा जाता है। आर स्क्वायर से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो और भी बहुत सारे डिफरेंट नाम है, लेकिन यहाँ पे जो हम नाम यूज करेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जो मेंशन है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से ही है, लेकिन नाम का पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसमें बेसिकली होता है, ये आपके पास दो रियल लाइंस हैं। एक रियल लाइन इस तरह से है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, दूसरी लाइन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में परपेंडिकुलर है। अब जब हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं, और वो इस तरह से ड्रा करने का वो उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया, ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के राइट साइड वाली जो लाइन है उसको हम एक्स पॉजिटिव, और इसकी जो लेफ्ट साइड वाली एक्स है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स नेगेटिव कहते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरी लाइन है इसको फिर हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह से अगर ये ओरिजिन से ऊपर वाला डिस्टेंस है, अगर इसकी बात करें तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाई एक्सिस कहलाता है, और इसके ओरिजिन से डाउनवर्ड जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वाई नेगेटिव यानी वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y पॉजिटिव y नेगेटिव, अब ये वाली जो लाइन है ये बन जाएगी आपके पास y एक्सिस। ठीक हो गया। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूं, इसको हम y एक्सिस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं, जिसके ऊपर हम x के पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। अब बात आ जाती है कि जब हम पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो देखें इसमें x का पॉइंट भी शामिल है और y का पॉइंट भी शामिल होगा, तो दोनों से मिलके जो वैल्यू आएगी तो इसलिए हम उसके जो पॉइंट को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P की जो वैल्यू होगी वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, और इसके साथ साथ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मिला के इस तरह से, तो ये दोनों डिस्टेंस मिला के आपके पास ये पॉइंट बनता है P। तो ये P पॉइंट जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x को भी रिप्रेजेंट करेगा और y को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगी, x एक्सिस की होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, y एक्सिस की होगी। अब आ जाते हैं कि जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ओरिजिन पॉइंट जो है वो बेसिकली O को रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन O को रिप्रेजेंट करेगा, O से हम इसको लिखेंगे। ओ में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू होगी 0 एक्स एक्सिस और दूसरी वैल्यू होगी 0 वाई एक्सिस। तो काम वही होगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, फिर उसके अलावा यहाँ पे जीरोज आ रहे हैं, यहाँ पे फिर इस तरह से इसकी वैल्यूज कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको भी समझने की जरूरत है। फिलहाल इतना जानना काफी आपके लिए, इसके बाद फिर मैं इसकी डिटेल से आगे भी बताता हूँ वैल्यूज कि इनके नाम क्या है। यानी हर ये देखें, एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा, चौथा, 4 पोर्शन बने हैं, इन चारों पोर्शन के अलग अलग नाम है। इसमें x की अलग वैल्यूज हैं, y की अलग वैल्यूज हैं, इस तरह इस क्वाड्रेंट में तो हर एक की अलग अलग वैल्यूज हैं। तो बस फिलहाल ये समझ लें, फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका ओरिजिन के ऊपर।
तो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो पी एक्स और वाई दोनों, यानी फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो वाई होती है। तो इसमें यह होता है कि जिस भी पॉइंट को स्टडी करते हैं, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और ओरिजिन से लेकर वाई तक का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट होता है ये बन जाता है। अब इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म कहते हैं, यानी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर पेयर फॉर्म। सो अब इसमें हम नेक्स्ट जो चलते हैं कि इसमें जो चार पोर्शन, इस पोर्शंस के नाम क्या हैं। इन पोर्शंस को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बेसिकली इस पोर्शन को कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन सारे पोर्शंस की अलग अलग वैल्यूज हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज हैं, वो आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं ग्राफ इसके लिए अलग से बनाते हैं और फिर उसको समझ लेते हैं। सो ये मैंने एक और शेप बना ली। अब इसमें ये वाला पॉइंट जो होगा ये ओरिजिन 0 एंड 0 होगा, 0 एंड 0 ये ओरिजिन वाला पॉइंट होगा। अच्छा जी, इसका नाम है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये नाम चेंज नहीं होगा, ये इसके हमेशा यही नाम होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, वाई की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, इस तरह वाई की वैल्यू भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू जो होंगी लेस देन 0, ये देखें यहाँ पे 0 है तो ये -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सोन इस तरह से लिखा होगा। और y की वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटर देन 0, ये देखें y की वैल्यू यही वाली लाइन स्टडी हो रही है। सो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू होंगी पॉजिटिव। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट में ये होगा कि x की वैल्यूज जो होंगी वो लेस देन 0 एंड y की वैल्यूज जो होंगी वो भी क्या होंगी, लेस देन 0 होंगी। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होंगी। सो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड y की वैल्यूज क्या होती हैं, लेस देन 0 होती हैं। सो ये आपके पास बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव, ठीक हो गया। तो ये मेन इसकी जो चीज़ें याद रखने वाली थी वो आपने ये सारा कुछ याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके अलावा ग्राफ ड्रा करने के लिए भी जरूरी हो सकता है आपको ये वैल्यूज इस तरह से दी गई हो कि ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0 इस तरह से दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके हिसाब से आप ग्राफ की ना लाइन सिर्फ ड्रा कर दें। तो उसके लिए जरूरी कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में ये आएगा, यानी जो भी पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्राफ कैसे ड्रा होगा। ग्राफ इस तरह से ड्रा होगा कि हमें जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में हम वैल्यूज लिखेंगे और उसकी मदद से ग्राफ ड्रा करेंगे। लेकिन ग्राफ को ड्रा करने से पहले जरूरी कुछ चीजें हैं, यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ग्राफ भी ड्रा करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट्स एंड सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये हम पढ़ते क्यों हैं, अभी मैं वो समझा देता हूँ कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। इंटरसेप्ट एंड सिमेट्री आर टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स रिलेटेड टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी ये क्या है, टेक्निक्स है बेसिकली। ग्राफ की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं बहुत ज्यादा वैल्यूज हम उसमें फाइंड करते हैं, यानी आपको पता नहीं चलता कि ग्राफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इन टेक्निक की मदद से हम डायरेक्ट जो कुछ यानी कुछ पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं और उस हमें ग्राफ का पूरा यानी वो पता चल जाता है कि वो डायरेक्शन किस साइड पे है, किस तरह से वो ड्रा होगा, ठीक हो गया। दे रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ फंक्शन, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे फाइंड करें तो 10-10 पॉइंट्स के लिए फाइंड करें, इसकी मदद से हम क्या करते हैं 2-3 पॉइंट्स को ही सॉल्व करते हैं, या इवन इनकी वैल्यूज हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। तो इंटरसेप्ट क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट सिमेट्री भी डिस्कस करते हैं। इंटरसेप्ट द पॉइंट वेयर अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये क्या करें, द पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, कि जो भी ग्राफ हमें गिवन है उस ग्राफ में जो वैल्यूज इंटरसेक्ट करें, जिस तरह से मैंने इसे पहले समझाया था कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जब वो हम उसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक जगह पे मिल जाते हैं,
द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड इंटरसेप्ट्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। ये मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ से वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करके लेके जा रहा था। तो जिस पॉइंट पे वो आके मिल गए हैं, इसको क्या कहते हैं, वो इंटरसेप्ट कह रहे हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ये ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो है वो क्या है, एक्स पी एक्स और वाई, यानी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे कहने कि ये क्या बन जाता है, इंटरसेप्ट बन जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वहां पे y की वैल्यू 0 होगी। तो हम कहेंगे द पॉइंट ए 0 एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। यानी जो लाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, अगर उस हॉरिजॉन्टल फॉर्म की फॉर्म में, यानी जो लाइन है उसके ऊपर कोई पॉइंट हमें गिवन हो या उसके ऊपर कोई पॉइंट आ जाए, तब हम क्या कहेंगे कि वो पॉइंट क्या होगा, वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। इसी तरह द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 0 एंड बी वेयर द ग्राफ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, तो उसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। और इस तरह हम एक्स के ऊपर अगर पॉइंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। अब ये मैं समझा देता हूँ ये होता किस तरह से है। ठीक हो गया, तो मैं इसी फंक्शन के ऊपर समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ये वाला, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू 0 होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, b होगी। इस तरह यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a है और दूसरी y की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन होता है या यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, अब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। यानी एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। डिफिनीशन वाइज भी समझा दी और यहाँ पे भी आप कोशिश करूँ कि साथ साथ समझाता जाऊँ इसी शेप के अंदर, क्योंकि सारा काम जो हमने करना है वो इसी शेप के अंदर ही करना है और इसी के हिसाब से हमने इसको क्या करना है, समझना है। सो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। सो ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक था सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री कैन बी 3 टाइप्स, उसकी 3 टाइप्स हैं और वो कैसे परफॉर्म करती है वो समझ ले। अ ग्राफ इज सेड टू बी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किस तरह सिमेट्रिक होगा, said to be symmetric with respect to x axis if for every point x and y on the graph, सारे पॉइंट जो है वो x और y की फॉर्म में ग्राफ के ऊपर, एंड द पॉइंट x and माइनस y इज आल्सो ऑन द ग्राफ। यानी जो वैल्यू हम फाइंड करने हैं उस ग्राफ के ऊपर देखें आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो जो लाइन हम ग्राफ की वैल्यूज की ड्रा करेंगे, अगर वो उस पॉइंट से मिलते हुए जा रही है, यानी वो लाइन जो उन पॉइंट के ऊपर ड्रा हो रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है एक्स और वाई, ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वो उस ग्राफ के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे होते, एक पॉइंट एक जगह पे आ जाता है, दूसरा पॉइंट दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो उनको ड्रा करना बहुत मुश्किल होता है, तब हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। सो एनी ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ग्राफ के, तो फिर आपको इसमें और भी ज्यादा समझ आ जाएगी इस चीज की। फिलहाल सिर्फ समझ लें कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होता है, कि जब कोई भी पॉइंट हम स्टडी करते हैं वो एक्स वाई पॉइंट हो, अगर वो उसी ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं तब हम कहेंगे वो सिमेट्रिक है। और अगर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है और वाई की नेगेटिव है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। यानी इसकी मैं आसान मिसाल दे दूं कि ये जो वैल्यूज होंगी वो फॉर एग्जांपल जो भी हमने पॉइंट्स ड्रा किए वो पैरेलल पॉइंट्स हो जाएंगी। ठीक हो गया ना। पैरेलल किस तरह से आएगा, एक होता है पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस लाइन के साथ पैरेलल होगा, और दूसरा पॉइंट क्या, दूसरी लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। सो ये चीजें जो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिमेट्रिक और इन चीजों के बारे में वहां पे नहीं पढ़ाया गया था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप की तरफ, वो है सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब इसमें क्या, ग्राफ इज सेड टू बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इफ एवरी पॉइंट एक्स वाई ऑन द ग्राफ एंड द पॉइंट माइनस एक्स एंड वाई इज आल्सो ऑन द ग्राफ। तो देखें एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव जो होगी वो भी ग्राफ के ऊपर आएगी। वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, यानी ग्राफ के ऊपर उसकी वैल्यूज आएंगी। अब सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होता है, a graph is said to be symmetric with respect to origin if every point x and y on the graph and the point minus x minus y is also on the graph। ठीक हो गया।
यानी अगर आपके पास ये वैल्यू इस तरह से है कि वो ग्राफ जो है ओरिजिन को टच करते हुए गुजर रहा है, वो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए जिस तरह से भी है, लेकिन अगर वो पॉइंट जो है वो एक्स और वाई दोनों जो है वो ओरिजिन पॉइंट से होते हुए गुजर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक हो गया। सो थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये होंगे किस तरह से, तो जब ये ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो इंशाल्लाह वहां पे आपको डिटेल से समझ आ जाएगी इस चीज की। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, वो मैं बताता हूँ क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में वो चीजें पूछी जाती हैं। सो वो मैं बता देता हूँ, तो आपने उसको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने दो नोट लिखे हैं, एक मैंने इवन फंक्शन के लिखा है, एक मैंने ऑड फंक्शन के लिए लिखा है। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जो इवन फंक्शन होगा वो वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होगा, और दूसरा जो फंक्शन है ऑड फंक्शन, वो सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यानी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। अब वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन है, लेकिन जो आपकी बुक में मेन जो फंक्शन पढ़ाया गया है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी एक्स पावर एन के हवाले से पढ़ाया गया है। तो एक्स पावर एन की फॉर्म में जो हमने बेसिक फंक्शन पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसलिए मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन पे ही जाऊंगा। सो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है उसको जरा समझ लें, फिर उसके बाद हम उसको फर्दर डिस्कस भी करते हैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखें, अगर ये इक्वल टू जीरो हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और अगर जीरो के इक्वल भी ना हो, सिर्फ ये वैल्यू लिखी हो, तो हम उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो अब ये फंक्शन बन गई है, और उसके अलावा ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। वो आपको पता है कि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन बन जाता है। तो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। ये याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, मैंने इसलिए इसको कोटेशन में बंद किया हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक को लोवेस्ट और दूसरे को हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। उस हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड इस वर्टेक्स, उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। अब ये वर्टेक्स आपने नाम याद रखना है, क्वेश्चन में आपने ये चीजें मेंशन करना, आपसे पूछा जाता है कि वर्टेक्स वगैरह बताने आपने, यानी जिस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट है या लोवेस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट किस तरह से आएगा, वो पैराबोला की दो शेप्स हैं। ठीक हो गया ना, एक ओपन अपवर्ड डायरेक्शन होता है, एक ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से उसकी वर्टेक्स बनती है। तो नेक्स्ट क्या है, द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी पैराबोला की शेप बन गई है और उस शेप के ऊपर से क्या बन रही है, उसकी वर्टेक्स के ऊपर एक लाइन गुजर रही है। तो वो लाइन जो है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और जनरली कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला भी उस लाइन को कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये याद रखना है, इसमें वर्टेक्स याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन का जो ग्राफ बनता है उसका नाम याद रखना, उसको पैराबोला कहते हैं। उस वर्टेक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट्स होते हैं, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। और उसके अलावा अगर उस वर्टेक्स के ऊपर से एक लाइन गुजर जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक हो गया। सो अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। So to sketch the graph of a quadratic function f of x is equal to ax square bx plus c, where a b c belong to real numbers, when a is not equal to 0 make it complete square as follow। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, अब उसके ग्राफ ड्रा करने के लिए जरूरी क्या है, हमें वर्टेक्स की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स हमें हर क्वेश्चन के लिए फाइंड करना होगा, और उसके लिए हम यह हर क्वेश्चन में स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम उसकी जनरल फॉर्म से क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उसी को ही हम हर फार्मूले में लगाते जाएंगे और हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक हो गया। अब करना क्या है, करना यह है कि जो फार्मूला लिखा हुआ है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये समझ ले फार्मूला ही लिखा हुआ है या वैल्यू जो गिवन है, इसमें से हम कंप्लीट करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाए किसी तरह से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो सी वाला पोर्शन है उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, इसमें से a भी कॉमन ले ले, क्योंकि ये स्क्वायर बनने के लिए जरूरी यह है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। तो a का स्क्वायर नहीं बनना, तो इसलिए a को मैंने बाहर निकाल दिया। तो याद रखें कि जब आप एक वैल्यू कॉमन लेते हैं और दूसरी वैल्यू के साथ ना लिखिए, तो वहां पे क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो टेकिंग ए एज कॉमन लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, प्लस 2ab, तो हमें यहाँ पे मिल गया है कि 2ab किस तरह से बनेगा, यानी अगर यहाँ पे क्या हो जाए आपके पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं
यहाँ भी लिखेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे। तो माइनस वाला मैंने बाहर लिख लिया, प्लस वाला मैंने इसके साथ लिख लिया। सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर मेंशन भी कर दिया है। अब यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। सो इक्वेशन 1 को अगर सिंप्लीफाई करें तो उसमें जो ये वाली वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं लेट कर देता हूँ कि ये माइनस बी ओवर 2a के इक्वल है, और k की वैल्यू क्या है, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a के इक्वल है। तो ये जो वैल्यूज है मैंने h और k के सपोज की हैं, ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी a x माइनस एच। देखें ये नेगेटिव के यहाँ पॉजिटिव थी, मैंने इसको नेगेटिव के इक्वल लिए तो x माइनस एच आ गया, ये वैल्यू k हो गई तो प्लस k, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो आपने एक तो ये वाला फार्मूला याद रखना है h वाला, और दूसरा k वाला फार्मूला याद रखना है, और उसके अलावा जो आपने ये इक्वेशन नंबर 2 भी याद रखनी है, क्योंकि इसकी मदद से भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसकी मदद से ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये भी आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। अब देखें इसमें a की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इस a की वैल्यू की मदद, यानी a की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब पैराबोला किस तरह से बनेगा, और a की वैल्यू लेस देन 0 तब, यानी पैराबोला जो है वो इस a की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, यानी वो ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है, उसका पता कहां से चलेगा, इस a की वैल्यू से ही पता चलेगा, ठीक हो गया। सो अब मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करता हूँ, फिर हम इसके पैराबोला की शेप्स भी बना लेते हैं और उसमें वर्टेक्स वगैरह सारा कुछ समझ लेते हैं। So the graph of function f is parabola with respect to vertex at point h and k। h और k की मदद से जो पैराबोला की शेप बन रही है वो इस वर्टेक्स के हवाले से किस तरह से बनेगी, द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी अपवर्ड का मतलब क्या है, ये मैं यहाँ पे ग्राफिकल समझा देता हूँ। इस शेप को देखें तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये पैराबोला जो है ओपन है अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये इस तरह से आ जाए, इस तरह से डाउनवर्ड, यानी ये शेप इस तरह से है, तो हम कहेंगे पैराबोला जो है वो ओपन डाउनवर्ड है, ठीक हो गया। तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंड किस चीज पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इस a की वैल्यू के ऊपर। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे पैराबोला क्या है, ओपन अपवर्ड है। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि आपने क्विकली इसका आंसर करना होता है। हो सके एमसीक्यूज में ये चीजें पूछ ली जाए तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर देना होगा, या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ये सारे पॉइंट्स आपको सॉल्व करने होंगे। तो अगर इस सीक्वेंस इसको याद रखने तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इस तरह से पैराबोला a की वैल्यू ग्रेटर है तो ये ओपन अपवर्ड है, या लेस देन है तो डाउनवर्ड है, तो उससे आसानी होगी। और a की वैल्यू लेस देन है तो वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इन वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू h। तो एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन, ये देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये इस पॉइंट, ये देखें ना मैंने क्या कहा था कि उस लाइन के जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट होगा, जहां पे वो उसकी सबसे कम पॉइंट है। वैसे तो ये मैंने शेप थोड़ी लंबी करके बना दिया, आप जब इसको ड्रा करेंगे तो वो एक ही पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से और इस तरह से मूव करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर 0 एंड 0 आ रहा है, वो इसका वर्टेक्स है, और उस वर्टेक्स से बाकी पॉइंट जो होंगे उस लाइन को टच नहीं करेंगे बल्कि एकदम से ऊपर चले जाएंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह से जो डाउनवर्ड है उसमें भी एज इट इज होगा, तो एक ही पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर क्या करेगा, टच करेगा। ये वैसे समझाने के लिए शेप बनाई थी, बाकी हम जो शेप बनाएंगे वो फिर प्रॉपर डिटेल से इसको पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उस पॉइंट की मदद से इसको ड्रा करेंगे, तो फिर आपके लिए क्या होगी, इसमें और ज्यादा आसानी होगी, ठीक हो गया। सेम इस तरह से देखें तो ये वर्टिक्स है, इसमें भी ये जो पॉइंट है ये एक ही पॉइंट हुआ करेगा, और ये ओपन डाउनवर्ड होगा, तो इसमें जो पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। थ्योरी समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बगैर जो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर सॉल्व करते तो आपको ये समझना आती कि ये वैल्यूज आई कहाँ से, वर्टिक्स कहाँ से आ गई है, अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, तो काफी सारी चीजें जो है उसमें रह जाती है। सो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसमें पहला काम हमने क्या करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्वेश्चन यही गिवन है, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू मतलब ग्राफ आपको ड्रा करना नहीं सिखाया थ्योरी के अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन ही ग्राफ ड्रा करने को कहा गया है। सो अब ग्राफ ड्रा करते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे याद रखनी है, पॉइंट कैसे निकालने हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। सो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो क्वेश्चन 1 लिख लिया है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने यानी इसी को सीक्वेंस को याद रखना है, हर क्वेश्चन में एज इट इज ही सॉल्व करना है, जो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, आपने लेट कर लेना है कि f of x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है,
ठीक हो गया। टेबल लाजमी बनाना है, वो मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ कि किस तरह से टेबल आपने ड्रा करना है। टेबल में आपने वैल्यूज इस तरह से लिखनी है। ये टेबल हो गया, ठीक हो गया। इस टेबल में यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे और दो पोर्शन बना देंगे, ये दो पोर्शन बन गए। अब इस पोर्शन में यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे x की और दूसरी वैल्यू लिखेंगे y की, ठीक हो गया। अब जो x की वैल्यू है वो अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट का काम करेंगी, और यहाँ पे जो y की वैल्यूज है वो क्या होंगी, आउटपुट आएंगी। यानी हम x की जगह वैल्यू लिखेंगे तो y से हमें क्या होंगे, उसका आउटपुट मिलेंगे। अब आपने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो इस तरह से फाइंड करनी है कि आपने सेंटर में रखना है ओरिजिन पॉइंट, यानी यहाँ पे 0 से शुरू करना है, ठीक हो गया। x की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू करनी है। फिर उसके बाद x की जगह दूसरी वैल्यू लिखनी है 1, उसके बाद लिखना है 2 और उसके बाद लिखना है 3। बस इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने, ठीक हो गया। हाँ, अगर 3 भी आपको ज्यादा लगे, किसी क्वेश्चन में वैल्यूज बड़ी आ रही हो, तो आप 3 को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2 तक ही सॉल्व करें तो ही बेहतर होगा। यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे -2 और फिर लिखेंगे -3। तो ये सीक्वेंस इसी तरह से ही होनी चाहिए, इसको आपने चेंज नहीं करना। सेंटर में ओरिजिन पॉइंट 0, फिर 1 2 3 पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पे और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखनी है। अब आपने करना क्या होगा, 1 बाय 1 करके आपने इसमें वैल्यूज लिखनी है x की जगह पे और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ किस तरह से फाइंड होंगी। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या है, 0 लिखते हैं। y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 से क्या होगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ये बताएं x की वैल्यू आई कहाँ से है, हमें कैसे पता चलेगा x की वैल्यूज कौन सी लिखनी है, कहाँ से आएंगी। तो ये मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, एक्सरसाइज 8.1 के अंदर मैंने डिटेल से बताया था कि जो x की वैल्यूज होती हैं वो रियल नंबर सेट में से आते हैं। y का आंसर भी रियल नंबर सेट, क्योंकि अगर सेट गिवन ना हो तो हम वैल्यूज कहाँ से लेते हैं, रियल नंबर सेट में से लेते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर सेट में से आएंगे। इसके जो आंसर आते हैं वो भी रियल नंबर सेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम x की बात करें तो वो वैल्यूज जो है वो कहां से होंगी, रियल नंबर सेट में से होंगी, और आपने हमेशा यही वैल्यूज ही लिखनी है। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहें कि नहीं मैं ग्राफ में इस तरह लिखना चाहता हूं कि 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही होगी कि पॉइंट्स में वैल्यू लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इस तरह के सिंपल नंबर्स ही लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट्स में यह है कि वैल्यूज बहुत अलग से आ जाती हैं और फिर उसको ड्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन गिवन इस तरह से है कि उसमें डोमेन की यानी एक्स की वैल्यूज आपको दी गई हैं, सेट भी साथ में गिवन है और उसमें वैल्यूज जिस तरह से दी हुई हैं, फिर आपने उसको उसी तरह से ही सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन फिलहाल हम अगर वैल्यू नहीं गिवन तो उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सो y का आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एक 0 से 3 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस 3 से क्या होगा, 5 आ जाएगा। ये सेकंड वैल्यू आ गई है। अगेन नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2 4 प्लस 3 से क्या होगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 3 2 6, 6 प्लस 3 से क्या होगा, 9 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5, 7 एंड 9 ये वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी फाइंड करते हैं, तो वो इस तरह से फाइंड होंगी। y is equal to 2x plus 3, so y is equal to 2 into minus 1 plus 3, so y is equal to minus 2 plus 3 से क्या होगा, 3 माइनस यानी minus 2 plus 3, so y is equal to plus 1। ये वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, y is equal to 2x plus 3, so y is equal to 2 into minus 2 plus 3, so y is equal to minus 4 plus 3 and y is equal to minus 1। और लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। सो y is equal to 2x plus 3 and y is equal to 2 multiply minus 3 plus 3, so y is equal to minus 6 plus 3 and y is equal to minus
3। सो ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं, तो इसको भी हम टेबल के अंदर लिख लेते हैं। इससे 1 से आया था आपके, -1 से 1 आया है, -2 से -1 आया है, और -3 से क्या आया है, -3 ही आया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक हो गया। तो ग्राफ अगर ड्रा करें तो देख लेते हैं ग्राफ में आपने वैल्यूज कैसे ड्रा करनी है। चूंकि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ही ड्रा करता हूँ, क्योंकि प्रॉपर शेप बनानी पड़ेगी और पॉइंट्स लगाने के बाद इसको ड्रा करने। सो इसको नेक्स्ट पेज पे ही ड्रा करते हैं। सो अब इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से ड्रा करेंगे। आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेनी, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा करने लगा हूँ। आपको याद होगा कि 0 के ऊपर इसका क्या आंसर आया था, 3 आया था। तो ये हो गया यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ 1 2 एंड 3। तो यहाँ से ये ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। जिस पॉइंट पे 0 एंड 3 यानी एक्स की वैल्यू 0 हो गई और वाई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 आ गई है। नेक्स्ट 1 के ऊपर क्या आया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को कंसीडर करते हैं। तो 3 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, ये लाइन यहाँ पे यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट 2 के ऊपर इसकी वैल्यू आई थी, ये 2 है, और इसके ऊपर इसका 5 6 एंड 7 ये पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स और वाई की पूरी लाइन। फिर नेक्स्ट की तरफ जाएं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9, और ये हो गया आपके पास पॉइंट 3। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे -1 की, तो -1 के ऊपर जो है, -1 के ऊपर आंसर आया था 1। तो ये आपके पास ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट -2 के ऊपर क्या आया था आपके पास, यहाँ पे -1। तो ये अगर -2 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी, यहाँ पे बना लेते हैं -1। ठीक हो गया। फिर उसके बाद -3 के ऊपर इसकी वैल्यू आई थी आपके पास -3 ही आई थी। तो -1 -2 एंड -3। सो ये और ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब देखें, सिर्फ दो दो पॉइंट्स भी फाइंड करते तो हमें ग्राफ का पता चल गया था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। आपने करना क्या होगा, इस लाइन को इस तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन करते जाएं और ये पॉइंट इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक हो गया ना। तो बस ये ग्राफ ड्रा हो गया, ये इसका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है आपने। ठीक हो गया। वाई के इक्वल लेना है, टेबल ड्रा करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है और ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यूज लिखनी है। सो ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें तो आपको वैल्यूज फाइंड करना क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। अदरवाइज अगर ग्राफ पेपर नहीं भी यूज करते तो आप डायरेक्ट भी पॉइंट्स अपनी मर्जी से कहीं पे भी पेज के ऊपर कहीं भी पॉइंट्स ड्रा करके और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है इसका, अगेन वही करेंगे, सोल्यूशन। Let's suppose that f of x is equal to y, so implies that y is equal to 4x minus 5। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल ड्रा करेंगे। सो टेबल में हमने अगेन ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो सेंटर में हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे +1 और यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड -2। बस काफी है, क्योंकि इतने पॉइंट्स हमें उसकी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो x क्या होगा, इनपुट, और y क्या होगा, आउटपुट। ठीक हो गया। तो मैं डिफरेंट कलर मार्कर यूज कर रहा हूँ। कोशिश आप भी कीजिएगा कि ग्राफ ड्रा करते हुए डिफरेंट कलर मार्कर को ही इस्तेमाल करें, ताकि आपके पॉइंट्स अलग अलग नजर आने चाहिए, वैल्यूज अलग अलग। तो रिप्रेजेंटेशन देखें, जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक हो गया। बोर्ड के पेपर में जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x minus 5। So y is equal to 4 multiplied by 0 minus 5। So y is equal to 4 zeros are 0 minus 5 से y is equal to -5। एक वैल्यू आ गई है। सेकेंड वैल्यू y is equal to 4x minus 5। So y is equal to 4 multiplied by 1 minus 5। So y is equal to 4 1 are 4 minus 5 से -1। दूसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू y is equal to 4x minus 5। y is equal to 4 multiplied by 2 minus 5। 4 2s are 8 minus 5। So y is equal to 8 minus 5 से 3।
ये आ गया। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, सो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 5, सो y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5 से माइनस 9, ये आ गया। और नेक्स्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 5, 4 टू जार माइनस 8, और y इज इक्वल टू माइनस 13। सो ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, टेबल में पुट कर देते हैं। तो 0 से आया था आपके पास -5, 1 से आया था -1, और 2 से आया था 3। उसके बाद -1 से आया था -9, और यहाँ से आया था -13। तो अब इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सो अब क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। 0 के ऊपर इसका आंसर आया था, ये 0 है, और इसके ऊपर इसका आंसर आया था -5, तो -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, -4 एंड -5। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट कहाँ पे आएगा इसका, नेक्स्ट था आपके पास 1 के ऊपर -1, तो ये अगर पॉइंट 1 है तो 1 के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो आपके पास है 2 के ऊपर 3, तो 1 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 1, 2 एंड यहाँ पे 3। सो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बस इतने पॉइंट्स काफी है बनाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो वो काफी बड़े हो जाएंगे। -1 वाला चले बना लेते हैं। -1 के ऊपर इसका 5, 6 और 7, 8, 9, यहाँ पे 9 बना लेते हैं, -9, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको बस ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। चूंकि पॉइंट्स कम ज्यादा, स्पेस किसी में कम है किसी में ज्यादा, तो वो थोड़ा सा आपको चेंज नजर आ रही है, लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन ही। बस इस तरह से ये इसकी लाइन बन गई है। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होगी। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ग्राफ ड्रा करना बहुत आसान होता है। बस आपने क्या करना है, पॉइंट्स निकालने होते हैं और उसको यहाँ पे लिखना होता है, जस्ट इतना सही काम करना है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 की तरह का ये, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सारे के सारे जो है वो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग या लीनियर फंक्शन है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें, इसमें पैराबोला बनेगा, और उसके अलावा जो है वो पैराबोला जो है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इस चीज को भी हमने देखना होगा। ठीक हो गया ना। तो इसकी मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ कि पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है, वो होता है ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पहले इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अब आपने याद ये रखना है, +1 हो -1 हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। इस तरह +2 है -2 है, तब भी दोनों से सेम आंसर ही आएगा। तो सोल्यूशन वही काम करेंगे। लेट्स सपोज दैट f of x is equal to y, so implies that y is equal to x square plus 1। अब फिर क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे एक। सो टेबल में वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास x की वैल्यूज, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास y की वैल्यूज। तो अगेन वही काम करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये हो जाएगा -1, -2 एंड -3, ये इसकी वैल्यूज हो गई है। तो x जो होता है वो क्या होता है, वो इनपुट होता है, और y जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट। ठीक हो गया। अब हम बारी बारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 0 + 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू y की फाइंड हो गई है। दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो y इज इक्वल टू +-1 होल स्क्वायर प्लस 1। देखें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों से स्क्वायर से वो +1 ही आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1 + 1 एंड y इज इक्वल टू +2।
ये इसकी वैल्यू आ गई है। सेकंड वैल्यू y इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, या पहले चले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। So y is equal to plus minus 2 whole square plus 1. So y is equal to 2 are 4 plus 1 and y is equal to 5. ये हो गया। और थर्ड वैल्यू y is equal to x square plus 1. So y is equal to plus minus 3 whole square plus 1. So y is equal to 9 plus 1 and y is equal to 10. अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, यानी प्लस वन अलग से लिखे, माइनस वन अलग से लिखे, तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इस तरह से करना चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम इस टेबल में लिखते हैं और फिर उसके बाद इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो 0 से आंसर आया था प्लस वन, 1 से आया था प्लस टू और माइनस वन से भी 2 आया था। इस तरह प्लस 2 से 5 और माइनस 2 से भी 5, फिर 3 से 10 और माइनस 3 से भी क्या आया है, 10 आया है। सो वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, टेबल भी फाइंड हो गया। तो अब सिंपल क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले ये जरा समझ लें, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी है कि सिंस a इज ग्रेटर देन 0 पैराबोला अपवर्ड। ठीक हो गया, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड। सो a इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में x स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 1 है और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी आपने मेंशन करना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वजह से ना मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ओपन जो हो रही है वो अपवर्ड में है या डाउनवर्ड है। सो अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में देखें ओपन अपवर्ड होगा तो यहाँ पे ग्राफ जो है ना वो आप सेंटर में ना ही बनाए, उस साइड से बनाए जहाँ पे वैल्यू ज्यादा हो। तो ऊपर वाली साइड पे वैल्यू ज्यादा होंगी, इसलिए मैंने लाइन यहाँ पे ड्रा की है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे पुट किए थे। 0 हो गया यहाँ पे, फिर 1 2 3 -1 -2 -3, ये पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो 0 से आंसर आया था आपके पास 1 आंसर आया था। तो यहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, फिर यह हो गया 2, यहाँ पे कर लेते हैं 3, फिर ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कर लेते हैं 5 6 7 और यहाँ से हो जाएगा 8, ये हो गया 9 और यहाँ पे कर लेते हैं 10। अब चूंकि पॉइंट्स जो हमने ड्रा करने वो इस तरह से ड्रा करने के 0 के ऊपर यहाँ पे आया था 1, तो इसका मतलब यहाँ से वो पैराबोला की शेप जो है वो शुरू होगी। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आया था आपके पास 1, 1 के ऊपर इसका आंसर आया था 2 और -1 के ऊपर भी इसका आंसर आया था +2। तो इसका मतलब यहाँ से शेप यहाँ से और यहाँ से इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 2 के ऊपर इसका आंसर आया था आपके पास 5, सो ये 2 से हो जाएगा यहाँ तक 5 तक, और यहाँ से -2 से भी हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, आमने सामने पॉइंट बनाने। 3 के ऊपर आया था इसका आंसर 10, तो यहाँ पे इसका 3 के ऊपर 10 आया है और -3 के ऊपर भी 10 ही आया है। सो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, बस इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो आपके पास पैराबोला की शेप बन जाएगी। अब देखें ये से कर्व पाथ में जाएगी इस तरह से और ये हो गई इस तरह से। तो यहाँ से ये और इसको फिर ज्वाइन करेंगे इसके साथ और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक हो गया। यहाँ से चूंकि कंटिन्यू है तो एरो लगा लेते हैं, ये हो गया इसके साथ, और फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं सेम इस तरह से इसके साथ, और ये हो गया इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये पैराबोला की शेप है जो ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब आपको याद होगा जब मैंने वो ग्राफ इसका ड्रा करके समझाया था तो डिफिनीशन में मैंने कहा था कि यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा जिसके ऊपर टच करेगा। वैसे तो वो लाइन को टच कर रहा था जब मैंने एग्जांपल दी थी, तो वो वैसे जस्ट समझाने के लिए था। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यानी इसकी जो वर्टेक्स बन रही है वो एक ही पॉइंट पे बन रही है। ठीक हो गया। तो बस यही हमने फाइंड आउट करना था, ग्राफ ड्रा करना था, तो ये हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 1। देखें a की वैल्यू नेगेटिव हमें यहाँ से क्वेश्चन में ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब सिंपल सोल्यूशन, लेट्स सपोज दैट f of x is equal to y, so implies that y is equal to -x² + 1। तो इसमें मैं क्या करूंगा, x और मतलब -1 और +1 के लिए अलग अलग करके वैल्यूज फाइंड करके दूंगा। ठीक हो गया।
क्योंकि पिछले वाले में हमने देखा है कि +1 -1 लिखने से एक ही जैसे आंसर आते हैं, यहाँ पे भी एक ही आंसर आएंगे, लेकिन मैं सॉल्व अलग अलग तरह से कराऊंगा। अच्छा जी, टेबल ड्रा करना है हमने, तो पहला काम क्या है, टेबल ड्रा करना। फिर उसके बाद तो पार्टीशन में इसको डिवाइड करते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x जो है वो क्या है, वो इनपुट है, और y जो है वो क्या है, आउटपुट है। तो वैल्यूज अगेन वही काम करना है हमने, 0 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3। तो ये वैल्यूज फाइंड करनी है। अब बारी बारी एक एक वैल्यू को फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू -x² +1, सो y इज इक्वल टू -0² +1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू +1, एक वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू y इज इक्वल टू -x² +1, सो y इज इक्वल टू -1² +1, सो y इज इक्वल टू -1 +1 एंड y इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू -x² +1, सो y इज इक्वल टू -2² +1, सो y इज इक्वल टू -4 +1 एंड y इज इक्वल टू -3। और लास्ट वैल्यू y इज इक्वल टू -x² +1, y इज इक्वल टू -3² +1, y इज इक्वल टू -9 +1 एंड y इज इक्वल टू -8। ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। y इज इक्वल टू -x² +1, y इज इक्वल टू माइनस इंटू -1² +1, अगेन y इज इक्वल टू -1² से अगेन 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो -1 से भी देखें 0 ही आया है। फिर क्या करते हैं, y की जगह x की जगह माइनस, ये चले लिख लेते हैं x² +1, y इज इक्वल टू माइनस इंटू -2² +1, y इज इक्वल टू -4 +1 एंड y इज इक्वल टू -3। लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू -x² +1, y इज इक्वल टू -3² +1, y इज इक्वल टू -9 +1 एंड y इज इक्वल टू -8। ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम टेबल में लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 से आया आपके पास 1, 1 से आया है 0, 2 से आया -3 और 3 से आया -8। यहाँ भी यही वैल्यू 0, -3 एंड -8। तो चूंकि a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, a इज इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, सो पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड। ये भी हमने मेंशन करना है। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी कि a इज लेस देन 0, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, और सो a इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट बना था 0 के ऊपर 1 वाला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर 1 के ऊपर पॉइंट बना है, यहाँ पे -1 के ऊपर भी 0 और ये वाला भी 0। फिर नेक्स्ट जो है वो पॉइंट बना 2 के ऊपर -3, सो 2 के ऊपर ये बना -3, और यहीं से सेम -2 के ऊपर भी बना है यहाँ पे -3। फिर 3 के ऊपर बना है एकदम से, यानी अगर एक पॉइंट देखें तो डायरेक्ट आ गया है -3 के ऊपर, 3 के ऊपर भी 8 और -3 के ऊपर भी 8, ये वाला पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। अब ग्राफ जो ड्रा होगा वो इस तरह से इसके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर ये ज्वाइन होकर सीधा आ जाएगा यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ठीक हो गया। तो बस ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। भाई ये करना होता है, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक हो गया। ये यहाँ पे 1 के ऊपर भी 0 था और -1 पे भी 0 था। फिर उसके बाद 2 के ऊपर -3, और ये -2 के ऊपर भी -3, और फिर उसके बाद 3 के ऊपर -8 और -3 के ऊपर भी -8। सो ये हमने इसको ड्रा कर लिया। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको अलग अलग वैल्यूज भी सॉल्व करना सिखाई, और फिर हमने देखा उसमें कि आंसर जो है वो एक ही जैसे आते हैं। तो अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें थर्ड पार्ट के अंदर जो इसकी वैल्यू है
वो टोटली डिफरेंट है बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट से। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि जो जिस तरह से 0 से जो आंसर आया था वो तो खैर एक ही होता है, लेकिन +1 और -1 से एक ही जैसे आंसर आ रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आंसर जो है वो डिफरेंट आएंगे। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर लीनियर वाली फॉर्म में x की वैल्यू सिंगल फॉर्म में भी लिखी हुई है, तो इसके अलग अलग करके आंसर आएंगे, तो इसलिए हमें सारी वैल्यूज को ही सॉल्व करना होगा। तो सोल्यूशन, let's suppose that f of x is equal to y implies that y is equal to x square plus 2x plus 1। सो टेबल ड्रा कर लेते हैं। सो टेबल में वैल्यूज आएंगी आपके पास x और y की, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो गया y हो गया। तो x की वैल्यू जो होती हैं वो होती हैं इनपुट और y की वैल्यू होती है आउटपुट। अब उसके अलावा हम x की वैल्यूज जो है वही सेम वैल्यूज यहाँ पे भी लिखेंगे, 0 +1 +2 एंड +3, -1 -2 एंड -3। तो वैल्यूज फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद इस टेबल में वैल्यू लिखते हैं और इसका ग्राफ भी फाइंड करते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 0 + 0 + 1, सो y इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू आ गई। अगेन y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 1 + 2 + 1, सो y इज इक्वल टू 2 + 1 + 1 से क्या होगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, सो y इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 + 4 + 1 एंड y इज इक्वल टू 9। और लास्ट में 3 के लिए अगर फाइंड करें, सो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1, y इज इक्वल टू 9 + 6 + 1 एंड y इज इक्वल टू 16। तो 3 से क्या हो गया 16 आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या नेगेटिव से भी इस जैसे ही आंसर आते हैं या टोटली डिफरेंट आंसर आते हैं। सो वो फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 + 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 - 2 + 1 एंड y इज इक्वल टू -2 + 2 से क्या होगा 0। तो देख लें 1 से आया था आपके पास 4 एंड -1 से आया है 0। फिर y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -1 + 1, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ार -4 + 1, y इज इक्वल टू +1। ये वैल्यू आ गई। और -3 से y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 + 1, y इज इक्वल टू 9 - 6 + 1, 9 + 1 10 10 - 6, so y इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको हम क्या करते हैं टेबल में लिख लेते हैं। 0 से आया है 1, 1 से आया है 4, 9 2 से आया था 9, 3 से आया था 16, फिर -1 से आया था 0 और -2 से आया था 1 और यहाँ से आया है 4। तो ये इनकी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब देख लेते हैं क्या पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर के साथ वो 1 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन ये वाले थे ये थोड़े से मुश्किल मुश्किल तो है नहीं है, लेकिन ये इसमें काफी काम करना पड़ रहा है, टेबल्स ड्रा करने हैं, फिर उसके बाद ग्राफ लगाने हैं, उसको वैल्यूज, तो थोड़ा सा वो है। बाकी क्वेश्चन इजी है, वो बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, हमने ग्राफ ड्रा नहीं करने। तो ये इसका लास्ट पार्ट ही था। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे पहले मैंने मेंशन कर दिए a is greater than 0, parabola open upward because a is equal to 1 and 1 is greater than 0। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स है बहुत अलग अलग जगह पे आएंगे क्योंकि डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट आंसर आए हैं। तो पहला जो है वो 0 कहाँ पे आया था, तो -1 से क्या आया था 0 आया था, यानी यहाँ से शुरू होगा इसका वर्टेक्स पॉइंट। फिर उसके बाद 0 से क्या आया था 1 आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या था -2 से भी 1 आया था, यानी इस पॉइंट से भी आपके पास क्या आया था 1 वाला पॉइंट आया था ये।
अब नेक्स्ट क्या आया था, 2 से आया था आपके पास 1 से आया था 4, तो ये 1 से हो जाएगा यहाँ पे 4, और फिर आया था माइनस 3 से, -3 से भी आपके पास क्या आया था, सेम पॉइंट आया था 4, सो ये आपके पास 4 बन गया। नेक्स्ट आया था 2 से 9, तो ये 2 से यहाँ पे हो गया 9, और इस तरह से अगर -4 से देखते तो -4 से भी आपके पास क्या आता, 9 ही आता, तो यहाँ से ये हो गया। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से ये इस तरह से ऐसे ज्वाइन होकर ऊपर चला जाएगा, और ये ज्वाइन होकर ऐसे चला जाएगा। ठीक हो गया। सो बस यही शेप थोड़ी सी आपको अजीब सी नजर आ रही है, क्योंकि पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो मिलती जुलती शेप ही बनेगी, लेकिन है एक्यूरेट ही, मतलब यही शेप ही बनेगी इसकी। यहीं से इस तरह से आपने ये शेप ड्रा करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, विदाउट ग्राफिंग, यानी ग्राफ ड्रा नहीं करना, फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स फाइंड करें, ऑल इंटरसेप्ट्स इफ एनी एंड एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करें, फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ फंक्शन यानी ग्राफ के जो एक्सिस होते हैं वो भी फाइंड करें, और डिटरमाइन करें कि ये जो क्वेश्चन होगा या कोई भी फंक्शन दिया गया है वो ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यानी पैराबोला की शेप जो है ओपन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो वो हमने सारी की सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब पहले क्या करना है, हमने कंपेयर करना है किस चीज के साथ, जो पैराबोला की जो फंक्शन की इक्वेशन हमने लिखी थी उसके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होगा इसके अंदर, कि अगर इस फंक्शन को देखें तो यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ठीक हो गया, बाकी वैल्यू जो है इसके अंदर 0 है। बाय कंपेयरिंग विद किसके साथ, वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, ए बी एंड सी की वैल्यूज के साथ हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो कंपेयर करने के बाद आपके पास जो है वो वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी कि ए की वैल्यू है 3/4, नेक्स्ट बी की वैल्यू है 0 एंड सी की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, एच और के की मदद से, आपको याद होगा मैंने वर्टेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, एच और के की मदद से बताया था। सो वो यहाँ पे फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो है इंटरसेप्ट जो है वो एक्स इंटरसेप्ट वाई की वैल्यू 0 करते हैं, और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू को 0 किया जाता है। तो उसकी मदद से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड होगी। फिर एक्सिस के लिए एक्स इज इक्वल टू एच वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे, तो लास्ट में जो रह जाएगी वो होगी वैल्यूज पैराबोला की अप एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है 3/4 है, पॉजिटिव नंबर है, बेशक 0 पॉइंट समथिंग आ जाए लेकिन वो 0 से ग्रेटर ही है, तो इसका मतलब ये ओपन अपवर्ड होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है, मेंशन करनी है। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम पहले चीज जो फाइंड करेंगे वो वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वर्टेक्स। वर्टेक्स को रिप्रेजेंटेशन है तो चले वी से कर लेते हैं, v इज इक्वल टू एच एंड के, वेयर h is equal to -b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। ये इसकी वैल्यूज हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ये k लिखा हुआ है, k को इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, सो v इज इक्वल टू h की वैल्यू आ जाएगी -b डिवाइडेड बाई 2a कोमा c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। सो v इज इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आई थी -0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 कोमा c की वैल्यू 0 -0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखें इसकी जगह कुछ भी लिख रहे हैं तो 0 की वजह से ऑलरेडी ये वैल्यू जो है हमें पता चल चुका है कि 0 ही आएगा यहाँ से। सो ये हो जाएगा 0, 0। सो v जो है वर्टेक्स वो क्या है आपके पास 0 एंड
0, एक वैल्यू फाइंड हो गई है। अब सेकंड वैल्यू को फाइंड करते हैं। सेकंड वैल्यू क्या है? इंटरसेप्ट्स। तो दो किस्म के इंटरसेप्ट हमने फाइंड करने, एक एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा क्या है? वाई इंटरसेप्ट। तो यहां आप लिखेंगे कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0, so implies that 3x square by 4 is equal to 0 and implies that x square is equal to 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे अगेन लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यानी जो क्वेश्चन गिवन है उसको y की फॉर्म में एक दफा x को 0 करना है और दूसरी दफा क्या करना है? y को 0 करना है। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों क्या हो गए आपके पास? 0 आ गए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? हम एक्सिस फाइंड करते हैं। एक्सिस, तो एक्सिस के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि x इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू हमें पता है, x इज इक्वल टू h की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखी है माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे अगर वैल्यू लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 बाय 4, सो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो एक्सिस भी फाइंड हो गई, यानी 0 आ गया उससे आंसर। अब लास्ट वैल्यू रह गई है और वो क्या है? एज a is equal to 3 by 4 and 3 by 4 is greater than 0, so implies that the graph opens upwards। तो ये इस क्या हो गया? आंसर हो गए। सारे इसके आंसर थे जो हमने अभी फाइंड किए हैं। ठीक हो गया। तो फिर से बता देता हूँ, हमने क्या करना है? क्वेश्चन को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, फिर उसमें से ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। फिर पहला काम क्या करना होगा? वर्टेक्स फाइंड करना है, दूसरा काम इंटरसेप्ट, थर्ड एक्सिस, एंड लास्ट में हमने क्या करना है? ओपन अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस में गिवन था, इसलिए हम जो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं वो इसी सीक्वेंस के हिसाब से ही फाइंड करेंगे। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ये भी वैल्यू इनकम्प्लीट है। सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 8, और बाय कंपेयरिंग विथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो a is equal to minus 2, b is equal to 0 and c is equal to 8। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब पहला काम क्या करना है? अगेन फर्स्ट क्या लिखना है? वर्टेक्स v is equal to h and k, where h is equal to minus b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। तो ये हमने क्या करना है? यहाँ पे मेंशन करना है। अब इसमें क्या करते हैं? वर्टेक्स की फॉर्म में वैल्यू लिख लेते हैं, यानी फॉर्मूले के अंदर v इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a कोमा c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। सो v इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 कोमा 8 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2। तो यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू 0, एनीथिंग 0 हो जाएगा, 8 माइनस 0, सो v इज इक्वल टू 0 एंड 8। तो वर्टेक्स फाइंड हो गई है 0 एंड 8 के ऊपर, यानी जहां से पैराबोला शुरू होगा वो पॉइंट फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स, तो दो किस्म के इंटरसेप्ट्स हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट है, दूसरा वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर एक्स intercepts put y is equal to
0। तो क्वेश्चन में आ जाएगा -2x² + 8 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो implies that is 2x को वाले से 2x² is equal to 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, implies that x² is equal to 4 and implies that यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x is equal to ±2, एक वैल्यू आ गई है। अब लिखेंगे for y intercept put x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 0² + 8, सो y इज इक्वल टू 0 + 8 implies that y इज इक्वल टू 8, तो y इंटरसेप्ट से क्या हो गया 8 आ गया आपके पास। अब आ जाते हैं लास्ट वैल्यू की तरफ, as a इज इक्वल टू -2 and which is less than 0, so implies that the graph open डाउनवर्ड्स, तो ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर आ गए। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 6x - 5, तो यहाँ पे वैल्यूज पूरी हैं। अब यहाँ पे आंसर भी डिफरेंट ही आएंगे। सोल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 6x - 5, तो नेक्स्ट काम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, सो बाय कंपेयरिंग विद f of x इज इक्वल टू ax² + bx + c, तो a की वैल्यू जो है वो -1, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू क्या है -5। तो अब वैल्यूज आ गई हैं, पहला काम क्या करेंगे, वर्टेक्स v इज इक्वल टू h एंड k, वेयर h इज इक्वल टू, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हर फार्मूले के साथ, जो भी क्वेश्चन का उसके साथ उसका फार्मूला भी लिख के दे रहा हूँ, ताकि अगर आप कोई मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन भी कोई भी उठा के देख रहे हैं तो आपको आसानी होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ उसका फार्मूला लिखा होगा। तो ये हो जाएगा -b डिवाइडेड बाई 2a एंड k इज इक्वल टू c - b² डिवाइडेड बाई 4a, तो ये इसकी वैल्यूज हो गई हैं। अब इसको क्या करते हैं, फार्मूले में लिख लेते हैं, यानी v इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a, c - b² डिवाइडेड बाई 4a, सो v इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -5 माइनस इंटू 6² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास v इज इक्वल टू -6 बाई -2, -5 -6 6 36 बाई -4। तो अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर देते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 4 1s are 4 एंड 4 9s are 36, सो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 + 9, तो implies that v इज इक्वल टू, एक वैल्यू आपके पास आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो ये इसका क्या हो गया, वर्टेक्स फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं। सो मेंशन कर लेते हैं इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स दो किस्म के हैं, तो मेंशन करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन क्या था, वो था आपके पास -x² + 6x - 5 इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी वैल्यूज हो गई हैं, हमने मेंशन कर ली हैं। अब देखते हैं कि इसके मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, उसके लिए पहले क्या करना है, इन वैल्यूज को पॉजिटिव कर लें ताकि ब्रेक करने में आसानी हो, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 6x + 5 इज इक्वल टू 0।
अब ये हो जाएगा 5 1 5 और 6 की फॉर्म में देखें तो फिर सॉल्व हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे होगा एक्स माइनस 5 और यहाँ से -1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x minus 5 is equal to 0 and x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 5 and x is equal to plus 1। तो ये आपके पास क्या हो गए, x इंटरसेप्ट फाइंड हो गए हैं। अब क्या करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखना है क्वेश्चन के अंदर, y इज इक्वल टू माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 माइनस 5, ये हो गया आपके पास। तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 5 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 5। ये भी फाइंड हो गया। तो लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, एक्सिस फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक्सिस लिख लेते हैं। आई थिंक इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सिस फाइंड नहीं की, जल्दी जल्दी में शायद उसको इग्नोर कर गया हूँ। तो एक्सिस भी हमने फाइंड करने थे। इसका फाइंड करते हैं एक्सिस। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एच। सो x इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a और इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे। सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -1। So implies that x is equal to -6 by -2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 1 are 2 2 3 are 6। So implies that x is equal to 3। ये भी आ गया। अब लास्ट में पैराबोला ओपन अपवर्ड है डाउनवर्ड है उसको मेंशन करते हैं। एज a is equal to -1 and less than 0, so implies that the graph opens down वर्ड्स। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सिस इग्नोर कर दी थी जल्दी जल्दी में, तो वो आपने फाइंड करनी होगी। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग ने भी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सोल्यूशन फोर्थ पार्ट, गिवन दैट f of x is equal to x square plus 2x minus 3 by comparing with f of x is equal to ax square plus bx plus c। So a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -3। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम इसकी फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे और वो है वर्टेक्स। सो v is equal to h and k where h is equal to minus b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। So v is equal to minus b divided by 2a comma c minus b square divided by 4a। So v is equal to b की जगह वैल्यू आएगी -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कोमा -3 माइनस 2 whole square divided by 4 multiplied by 1। So v is equal to -2 by 2 and comma -3 minus 4 divided by 4। So यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये 4 4 से कैंसिल, ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया। So v is equal to यहाँ से आ जाएगा -1 कोमा -3 -1। So v is equal to -1 and -4। तो ये इसके क्या हो गया, वर्टेक्स फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इंटरसेप्ट्स। तो दो किस्म के इंटरसेप्ट हैं। अगेन फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा,
क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 3 1 सर 3 आ जाएगी और 3 माइनस 1 हाँ हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये हमने क्या कर लिया, इसकी x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0, so y is equal to, क्वेश्चन में था कि 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3, so y is equal to 0 plus 0 minus 3 implies that y is equal to minus 3। ये भी फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी एक्सिस फाइंड करते हैं। सो एक्सिस फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू h और x इज इक्वल टू h की वैल्यू थी माइनस बी ओवर 2a, implies दैट x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, implies दैट x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट में क्या करेंगे, एस a is equal to 1 and greater than 0, so implies that the graph open upwards। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या दिया गया है कि मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ एंड द ग्राफ इज लेबल्ड ए बी सी डी ई एफ। ये ए से लेकर एफ तक जो है आपको ग्राफ दिए गए हैं और साथ ही इक्वेशंस दी गई हैं। बस आपने ये बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो किस इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ना जिस तरह से 4 का फर्स्ट पार्ट उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज निकालता हूँ और जस्ट मैं मेंशन कर दूंगा कि बुक के ऊपर जो ग्राफ दिए गए हैं उन ग्राफ में से जो मतलब उसका जो ग्राफ बन रहा है ना, वो जो भी बनेगा वो यहाँ पे ड्रा करके और हम बता देंगे कि बुक का ए वाला मैच हो रहा है 1 के साथ, या 3C वाला मैच हो रहा है 1 के साथ, या डी वाला कोई भी मैच हो रहा होगा तो हम उसमें मेंशन कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ, द ग्राफ आर लेबल्ड ए बी सी डी ई एफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखिए मैं इसका आसान हल बताऊंगा, बहुत ही इजी, अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आपने इसकी वर्टेक्स फाइंड करनी है, वर्टेक्स फाइंड करने के बाद उन ग्राफ में देखें कौन सी वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है। तो जो वर्टेक्स के साथ जो वैल्यू मैच हो जाएगी, जो उसमें उसका एंड पॉइंट जहां पे वो कॉर्नर बना था, जहां से यानी पैराबोला शुरू हो रहा है, तो वो जिस वैल्यू के साथ मैच होगा तो वो इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। जस्ट ये सिंपल सा आपने काम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू भी 4 है। तो अब क्या करना है, इसके वर्टेक्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा वर्टेक्स v इज इक्वल टू h एंड k, वेयर h is equal to minus b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। तो ये हो जाएगा v is equal to h की जगह आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a कोमा c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। सो v इज इक्वल टू b की जगह क्या आएगा आपके पास, माइनस इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कोमा c की वैल्यू भी 4 माइनस इंटू माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 4 जार 16 बाई 4। तो यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल हो रही है, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 2 1 जार 2, 2 2 जार
4. So v is equal to 2 and 4 minus 4. सो v इज इक्वल टू 2 एंड 0. अब आपने क्या करना है, ग्राफ को देखना है कि ग्राफ में कौन से वर्टेक्स की वैल्यू जो है वो 2 एंड 0 है। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आंसर वो क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे बुक पे बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। देखें इसके वर्टेक्स की वैल्यू 2 एंड 0 आ रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेंशन क्या करना है हमने कि द ग्राफ और रिलेटेड विद दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ई वाला जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। सो ये देख रहे मैंने यहाँ पे ड्रा भी कर ली ताकि आपको समझा भी सकूं। तो यहाँ पे बस मेंशन करना है द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ई। ठीक हो गया, तो बस ये इसका क्या हो गया आंसर है। देखें ना, बस आपने ये मैच करना है, वी की वैल्यू को मैच करना है इसके साथ। तो वर्टेक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, 2 एंड 0, यहाँ भी 2 एंड 0 आई है, तो यही इसका क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा। अब इसके बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना, सेकंड पार्ट को इसके एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8x प्लस 16। तो कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 एंड c इज इक्वल टू 16। तो अब पहला काम क्या होगा, इसका वर्टेक्स को फाइंड करना। सो वर्टेक्स v इज इक्वल टू h एंड k, where h is equal to minus b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू v is equal to minus b divided by 2a comma c minus b square by 4a। सो v is equal to, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, minus 8 divided by 2 multiply by 1 comma 16 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 8 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो v इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड कोमा 16 माइनस 8 8 जर 64 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 1 जर 2, 2 4 जर 8, 4 1 जर एंड 4 16 जर। सो v इज इक्वल टू माइनस 2 एंड कोमा 16 माइनस 16। सो v इज इक्वल टू -2 एंड 0। अब देख लेते हैं कि बुक के ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ वो इसको करेक्ट कर लें, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 4, तो -4 एंड 0। ठीक हो गया, तो इसमें जो ग्राफ मैच हो रहा है बुक के ऊपर वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। देखें -4 एंड 0, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज क्या होगा, वो सी होगा, तो वो लिख लेते बस। तो आई थिंक अब बनाने की जरूरत तो उम्मीद नहीं हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है, यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सी। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। सो बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -2। तो ये a, b और c की वैल्यूज आ गई हैं। अब सिंपल क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स फाइंड करते हैं और उसकी मदद से इसका ग्राफ का पता चल जाएगा। सो वर्टेक्स v is equal to h and k, where h is equal to minus b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। so v is equal to minus b divided by 2a comma c minus b square over 4a। अब क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमने ऊपर फाइंड की है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। So v is equal to -0 divided by 2 multiplied by 1 comma c की वैल्यू -2 -0 square over 4 multiplied by
1. So v is equal to 0 comma minus 2 minus 0. So v is equal to 0 and minus 2. तो 0 एंड माइनस 2। अब बुक पे देखते हैं कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इसमें जो ये वाला ग्राफ है ये इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है 0 एंड माइनस 2। तो हम मेंशन कर देंगे कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या है, बी है। और फिर मैं इसको ग्राफिकल भी समझा देता हूँ, ग्राफ ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज बी। ठीक हो गया। तो ये इसका ग्राफ आपके पास जो नजर आ रहा था बुक के ऊपर वही यहाँ पे आपने मेंशन करना है। सो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, ग्राफ को ड्रा भी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो समझने में। सो ये देख लें, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैंने सबसे इजी मेथड आपको सिखाया। आपने बस क्या करना है, क्वेश्चन जो भी गिवन उसकी वर्टेक्स फाइंड करें, फिर उसके बाद उसकी ये वाली वैल्यू देखें, मैच करें। आपको ये हर ग्राफ में ये नजर आएगी, जो आपके पास आंसर आया वो सेम यहाँ पे भी लिखा होगा। तो बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब इसका फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी सेम वही काम करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें से वैल्यूज निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and minus 2. So f of x is equal to x square plus 2x plus 1 minus 2, and f of x is equal to x square plus 2x minus 1. So by comparing f of x is equal to ये हो जाएगा ax square plus bx plus c. So a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -1। तो पहला काम क्या करना, हमने वर्टेक्स फाइंड करनी है। वर्टेक्स v is equal to h and k, where h is equal to -b divided by 2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। ये हो जाएगा। सो v is equal to h की वैल्यू लिखेंगे -b डिवाइडेड बाई 2a कोमा c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। सो v is equal to यहाँ पे लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कोमा -1 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा v is equal to -2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा -1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल। सो यहां से वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू -1 कोमा -1 एंड -1। सो implies दैट v इज इक्वल टू -1 एंड -2। तो वर्टेक्स फाइंड हो गए। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा जो आपको गिवन है बुक के अंदर। तो यहाँ पे देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। सो यहाँ से नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है -1 एंड -2, तो ए जो है वो मैच हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ। तो यही बस मेंशन कर देंगे द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए। तो मेंशन कर लेते हैं द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, वो भी साथ मेंशन कर लेंगे तो उससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी। तो मैं इसका ग्राफ मेंशन कर लेता हूँ। सो ये ग्राफ की वैल्यू भी मैंने मेंशन कर दी -1 एंड -2। ठीक हो गया। वैसे ये जो क्वेश्चन है हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, आपको इस तरह से वैल्यूज दी गई हो ग्राफ की तरह की, तो यह हो सकता है, या आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि ये ग्राफ जो है ये 2-3 इक्वेशन दिए होंगे, बताए कि ये किस इक्वेशन के साथ मैच करे, यानी ऑप्शन वाइज दिया होगा। ठीक हो गया। तो आपको तरीका बस ये है कि आपने वर्टेक्स फाइंड करनी, जो वर्टेक्स इसके साथ मैच हो जाए तो वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। तो अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस, ये फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x।
सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, +4 एंड -4 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा -x² + 4x + 0। तो ये हो गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू वो है -1, बी की वैल्यू क्या है 4 एंड सी की वैल्यू है 0। सो पहला काम क्या होगा, वर्टेक्स को फाइंड आउट करना। तो वर्टेक्स v इज इक्वल टू एच एंड के, where h is equal to -b/2a and k is equal to c minus b square divided by 4a। तो इसको लिखते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो v इज इक्वल टू -b/2a, c minus b square over 4a। सो v इज इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू आएगी -4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 माइनस 4 square divided by 4 multiplied by -1। So v is equal to -4 over -2, comma -4 4s are 16 divided by -4। So यहाँ से क्या होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16। So implies that v is equal to 2 and 4। ये v की वैल्यू आ गई है। तो अब इसके साथ का ग्राफ देख लेते हैं कि इसके साथ कौन सा ग्राफ जो है वो मैच कर रहा है। तो इसके साथ जो ग्राफ मैच कर रहा है वो है लास्ट वाला, यानी f वाला जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। सो ये देख लें, यहाँ पे इसमें 2 एंड 4 आया है, तो ये ग्राफ जो है मैच हो रहा है। और दूसरा ओपन डाउनवर्ड भी है, क्योंकि x² के साथ जो है नेगेटिव साइन था, यानी a की वैल्यू क्या थी, वो थी आपके पास -1। तो डाउनवर्ड भी है और 2 एंड 4 भी आ रहा है। तो इसको ग्राफ को बना लेते हैं, तो बस ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब मेंशन कर लेते हैं द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज f। ठीक हो गया। तो ये मैंने ग्राफ भी बना लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 2 एंड 4 और यही वर्टेक्स आई थी, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से फॉर्मूला ओपन होगा, a² प्लस b² -2ab, सो विच इज इक्वल टू -x² प्लस 4 4 16 -8x, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -x² प्लस 8x -16। तो इससे अगर a b और c की वैल्यू निकाल लें तो a की वैल्यू आ रही है -1, b की वैल्यू आ रही है 8 एंड c की वैल्यू आ रही है -16। सो वैसे तो अब एक ही ग्राफ बच गया है जो कि डी वाला है, वही इसका जाहिर बात है आंसर होगा, लेकिन हमने क्योंकि फाइंड आउट तो करना ही होगा ना। वर्टेक्स फाइंड करते हैं। सो वर्टेक्स v इज इक्वल टू h एंड k, वेयर h इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a एंड k इज इक्वल टू c -b² डिवाइडेड बाई 4a। तो अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a, c -b² बाय 4a। सो v इज इक्वल टू, इसकी जगह का -4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -16 -b² की जगह का 8² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय -1। सो v इज इक्वल टू -8 ओवर -2, -16 -64 डिवाइडेड बाय -4। सो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 1s are 4, 4 4s are 4 16s are। ठीक हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 4 एंड 16 प्लस 16, ये आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू 4 एंड 0। तो ये देख लें, इसका ग्राफ जो लास्ट वाला बच गया हमारे पास, वो कौन सा था, वो ये वाला ग्राफ था। तो इसमें देखें वैल्यू क्या है, 4 एंड 0। तो बस यही हमने फाइंड आउट करना था। अब इसको लिख लेते हैं और इसको बना भी लेते हैं कि ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज d। सो अब इसका आंसर मेंशन कर देंगे, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन
इज डी। ठीक हो गया। तो ये मैंने शेप भी बना दिया, लास्ट में ये बच गया था 4 जो इसका वर्टेक्स है, 4 एंड 0 जो कि हमारे पास वैल्यू आई है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि जितना इजी हो सके उस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।